चलिए देखते हैं ज्योग्राफी के रिवीजन क्लास में भारत का भूभौतिक विन्यास के बारे में। भारत के प्रमुख जो भौगोलिक प्रदेश हैं उसको जो भूगोल वेत्ताओं ने मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किए हैं। उत्तरी पर्वत समूह, भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीप, भारत का तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो उत्तरी पर्वत समूह या उत्तरी पर्वत तंत्र के बारे में देखें, इसके परिचय के बारे में। तो भारत के उत्तरी भाग में विस्तृत प्राकृतिक जो सुरक्षा दीवार की भांति जो प्राप्त होती है पर्वत तंत्र, वो नवीन वलित पर्वत श्रेणियां ही हैं जो उत्तर में हैं। और विश्व की सर्वोच्च चोटियों से युक्त इन पर्वत श्रेणियों में व्यापक मात्रा में हिमानियाँ पाई जाती है और इस तंत्र का नामकरण हिमालय के रूप में हुआ है। और इसका नामकरण इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके शीर्ष पर हिमटोपिया और हिमानियों से ढके हुए हैं और यह एक महत्वपूर्ण जलवायिक अवरोध है तथा महत्वपूर्ण जल स्रोत एवं जल विभाजक भी है। और यह संघनन वाच्छादित है और जहाँ प्रचुर जैव विविधता की भी प्राप्ति होती है और यहाँ 10 मिलियन अधिक लोगों का आवास क्षेत्र भी होता है और इसके कारण ये आर्थिक महत्व की दृष्टि से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। नवीन वलित पर्वत तंत्र जो है उसकी महत्वपूर्ण जलवायविक अवरोध, जल स्रोत और जल विभाजक है। उसके बाद उत्पत्ति देखिए, हिमालय की उत्पत्ति क्यों कैसे हुई थी। तो क्रिस्टियस कालखंड में भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड से विखंडित होकर उत्तर पूर्व दिशा में संचरित होने लगे और आज से 72 वर्ष पूर्व प्रायद्वीप का उत्तरी पश्चिमी किनारा यूरेशियाई प्लेट से नीचे छेपित हुआ और छेपन से टैथिस के अवसादों के वलन से सर्वप्रथम टैथियन हिमालय तंत्र, नागा पर्वत और पोटवार पठार की उत्पत्ति होती है। और इसके उपरांत ही प्रायद्वीपीय प्लेट के वामवर्त घूर्णन के साथ साथ उत्तरी दिशा में प्रवाह के कारण टैथिस के अवसाद वलित होकर हिमालय पर्वत तंत्र की उत्पत्ति करते हैं। और हिमालय के तीनों श्रेणियां क्रमशः 3 कालखंडों में विभाजित होती है, जैसे कि पहला है ओलिगेशियन पीरियड, उसके बाद मायोसीन पीरियड और प्लियोसीन पीरियड कालखंड में ये उत्पन्न हुई हैं, जिनका वास्तविक विस्तार किर्थर और सुलेमान श्रेणियों से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक प्राप्त होती है। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार उत्तरी पर्वत तंत्र की उत्पत्ति तैथिस के अवसाद के वलन से ट्यूसरिक कालखंड में प्रायद्वीप प्लेट के यूरेशियाई प्लेट के नीचे छेपन से हुई है, जिसे हम इसे निम्नलिखित डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यहाँ हम डायग्राम भी बना सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद हिमालय के उच्चवाच्य अभिलक्षण देखें, जैसे कि इसके उच्चवाच्य लक्षण जैसे है कि पहला है अक्ष संघीय वलन। पहला इसका है अक्ष संघीय वलन, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं सिंटैक्सियस बैंड। दूसरा है लंबनतिक वलन है, यानी इसे ऑर्थोक्लिनियर फोल्ड कहते हैं। उसके बाद असममित वलन है, जिसे हम एडमेट्रिक फोल्ड कहते हैं। उसके बाद तुंगता विभेद हो गई, यानी अल्टीट्यूडनल डिफरेंट हो गई। उसके बाद चापीय आकृति और चराई विभेद आते हैं। उसके बाद भारतीय हिमालय का विस्तार कहाँ से है, इसके विस्तार के बारे में देखें। तो भारतीय हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर जो नामचा बरवा के हैं उसके मध्य लगभग 24 किलोमीटर तक है और परंतु इसकी चापीय दूरी लगभग 32 किलोमीटर प्राप्त होती है। हिमालय तिब्बत पठार की ओर अब तक हिमालय जो है तिब्बत पठार की ओर अवतल है और मैदान की ओर उत्तल ढाल से युक्त होती है और यह पश्चिम में चौड़ा है जबकि पूर्व में संकीर्ण है। और ये पश्चिम में 400 किलोमीटर और पूर्व में 150 किलोमीटर है। और पश्चिम हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय की औसत ऊंचाई अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि प्रायद्वीपीय प्लेट के वामवर्त के घूर्णन से पश्चिमी किनारे का दाब हट रहा है और जबकि पूर्वी किनारे में आरोपित दाब अधिक है। उसके बाद यूरेशियाई प्लेट के किनारे एवं विंध्य पर्वत तंत्र के किनारे के अवसाद के स्वभाव से भिन्नता भी थी और इसलिए विंध्य के अवसादों का वलन यूरेशियाई अवसादों की तुलना में अधिक हुआ है और परिणाम स्वरूप तिब्बत पठार की ओर से ढाल मंद प्राप्त हुआ है, जबकि दक्षिण
ढाल सापेक्षित रूप से अधिक प्राप्त होते हैं। अब पर्वत के इस प्रकार के ढाल प्रतिरूप को असममित वलन कहते हैं, यानी एडोमेट्रिक फोल्ड कहते हैं। और नेपाल हिमालय गंगा मैदान की ओर लगभग लंबवत खड़ा है और इस प्रकार वलन को लंबनतिक वलन कहा जाता है। नंगा पर्वत एवं नमचा बरवा के समीप हिमालय तंत्र में लगभग 90 डिग्री का झुकाव प्राप्त होता है, क्योंकि प्रायद्वीप के पूर्वी एवं पश्चिमी किनारे इन बिंदुओं पर सर्वाधिक संपीड़न बल आरोपित करते हैं और इस वलन को ही अक्ष संघीय वलन कहा जाता है। जैसे हमने देखा कि भारत के जितने भी भौगोलिक विन्यास हैं उसको 5 जो भारत के जो भूगोलवेत्ताओं हैं, जो भूगोलवेत्ताओं उन्होंने भारत के भौगोलिक जितने भी भौगोलिक प्रदेश है, भौगोलिक जितने भी क्षेत्र है, उसको 5 भागों में इन्होंने विभाजित किया है। और जैसे उत्तर पूर्वी समूह में भारत का विशाल मैदान में, भारतीय प्रायद्वीप में, भारत की तटीय मैदान में और द्वीप समूह में। तो उसके सबसे पहले भारत की उत्तरी पर्वत समूह तंत्र को देखें तो ये भारत के उत्तरी भाग में विस्तृत प्राकृतिक सुरक्षा की दीवार की तरह एक जो हमारे हिमालय है, तो उत्तर भारत की उत्तरी दिशा में ये एक प्राकृतिक दीवार की सुरक्षा की तरह भांति प्रतीत होता है। और ये जो पर्वत है ये नवीन वलित पर्वत तंत्र की श्रेणी है और विश्व की सर्वोच्च चोटियों से ये युक्त है। और इन पर्वत श्रेणियों में व्यापक मात्रा में हिमानियाँ भी पाई जाती है हिमालय पर, और इस तंत्र का नामकरण हिमालय रखा गया। और इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसके शीर्ष पर हिमटोपिया और इसके शीर्ष पर हिमटोपिया है और हिमानियों से इसका शीर्ष ढका हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण जलवायिक अवरोध है और महत्वपूर्ण जल स्रोत एवं जल विभाजक भी है ये। और यह संघन और आच्छादित भी है, जहाँ प्रचुर मात्रा में जैव विविधता भी पाई जाती है। यहाँ 10 मिलियन से अधिक लोगों के आवास स्थल भी कहा जाता है कि निवास स्थल भी यहाँ है। और इसलिए ये आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है हिमालय। उसके बाद इसकी उत्पत्ति देखिए, इसकी उत्पत्ति हिमालय की उत्पत्ति क्रेटियस कालखंड में हुई थी। भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड से विखंडित होकर, जब भारतीय जो प्रायद्वीप है गोंडवाना लैंड से विखंडित होकर उत्तर पूर्व दिशा में संचरित होने लगे। और आज से 72 वर्ष पहले प्रायद्वीप का उत्तरी पश्चिम किनारा यूरेशियाई प्लेट के नीचे छेपित हुआ था। और इसी छेपन से टैथिस के अवसादों के वलन से ही सर्वप्रथम टैथियन हिमालय तंत्र और नागा पर्वत और पोटवार पठार की उत्पत्ति हुई थी, जो छेपित हुए थे। उसके बाद इसके उपरांत प्रायद्वीपीय प्लेट के वामवर्तन घूर्णन हुआ और उस घूर्णन के साथ ही साथ उत्तरी दिशा में प्रवाह के कारण टैथिस के अवसाद बलित हो गए और बलित होकर हिमालय पर्वत तंत्र की उत्पत्ति करते हैं। और हिमालय की 3 श्रेणियां 3 कालखंडों में निकलती हैं, जैसे कि ये कालखंड है और ओलिगोशियन पीरियड हो गए, उसके बाद मायोसीन पीरियड, उसके बाद प्लियोसीन पीरियड हो गए। इसी कालखंड में इन हिमालय की 3 श्रेणियां उत्पन्न होती है, जिनका वास्तविक विस्तार कीर्थन है सुलेमान श्रेणियां से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक प्राप्त होती हैं। उसका प्लेट विवर्तीकरण के सिद्धांत के हिसाब से देखें तो उत्तरी पर्वत तंत्र की उत्पत्ति 33 का अवसाद के वलन से टेयुसेरी के कालखंड में प्रायद्वीप प्लेट के यूरेशियाई प्लेट के नीचे छेपन से हुई है। कहा जाता है कि अगर प्लेट विवर्तीकरण के सिद्धांत से देखें तो हिमालय के उत्पत्ति जो हुई है, यानी उत्तरी पर्वत तंत्र की जो उत्पत्ति हुई है 33 के अवसाद के वलन से, कालखंड 33 के अवसाद के वलन से ही टेयुसेरी के कालखंड में प्रायद्वीपीय जो प्लेट है उसके प्रायद्वीपीय प्लेट की यूरेशियाई प्लेट के नीचे छेपन हुई है। उसी छेपन से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसमें हमें निम्नलिखित यहाँ इसके लिए कई डायग्राम भी बनाए जाते हैं। उसके बाद इसमें हिमालय के उच्चवाचिक अभिलक्षण भी दिखाए जाते हैं, जैसे इसके उच्चवाचिक के लक्षण के कैसे पर्वत की ढलान है, कैसे संघनी अक्षय वलन है, कैसे लंबनतिक है। तो इसी के बारे में इसे 6 भाग हैं इसके, जैसे कि अक्ष संघीय वलन,
जिसे सिंटैक्सियस बैंड कहते हैं। उसके बाद लंबनतिक वलन हो गई, जिसे क्लिनल फोल्ड कहते हैं। उसके बाद असममित वलन हो गई यानी एडियोमेट्रिक फोल्ड। उसके बाद तुंगता विभेद, जिसे अल्टीट्यूडनल डिफरेंट कहते हैं। उसके बाद चापीय आकृति और चौड़ाई विभेद होते हैं। उसके बाद इससे के विस्तार देखें, हिमालय जो है उत्तरी पर्वत श्रेणी है, इसके विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो भारतीय हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नमचा पर्वत के तक है। इसके मध्य में 24 किलोमीटर की दूरी पाई जाती है, परंतु इससे की चापीय दूरी लगभग 32 किलोमीटर है। और हिमालय तिब्बत पठार की ओर अवतल है एवं मैदान की ओर उत्तल ढाल से युक्त होता है। और यह पश्चिम में चौड़ा है और जबकि पूर्व में संकीर्ण है। और पश्चिम में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है और पूर्व में 150 है। और हिमालय के तुलना में पूर्वी हिमालय जो पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय की औसत ऊंचाई अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि प्रायद्वीपीय प्लेट के वामवर्त के घूर्णन से पश्चिमी किनारे का दाब हट रहा है और जबकि पूर्वी किनारे में आरोपित दाब अधिक हो रहा है। उसके बाद यूरेशियाई प्लेट के किनारे एवं विंध्य पर्वत तंत्र के किनारे के अवसादों के स्वभाव में भिन्नता भी है और इसलिए विंध्य के अवसादों का जो विंध्य पर्वत है उसके अवसादों का वलन यूरेशियाई अवसादों की तुलना में अधिक हुआ है। और परिणाम स्वरूप तिब्बत पठार की ओर से ढाल मंद प्राप्त हुआ है, जबकि दक्षिण ढाल सापेक्षित रूप से अधिक प्राप्त हुआ है। और पर्वतों के इस प्रकार के ढाल प्रतिरूप को असाममित वलन कहते हैं, यानी इसे हम एडमेट्रिक फोल्ड कहते हैं। और नेपाल जो हिमालय है, नेपाल हिमालय गंगा मैदान की ओर लगभग लंबवत खड़ा है और इस प्रकार के वलन को हम लंबनतिक वलन कहते हैं, यानी ऑर्थोक्लिनल फोल्ड कहते हैं। उसके बाद जो नंगा पर्वत एवं नमचा बरवा जो है, जो इसकी दूरी को दिखाता है, नंगा पर्वत और नमचा जो बरवा है, इसके समीप हिमालय तंत्र में लगभग 90 डिग्री का झुकाव होता है। इनके समीप जो हिमालय पर्वत है वो हिमालय पर्वत तंत्र का लगभग 90 डिग्री का झुकाव होता है, क्योंकि प्रायद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी किनारे इन बिंदुओं पर सर्वाधिक संपीड़न बल आरोपित करते हैं और इस वलन को ही अक्षीय संघीय वलन कहा जाता है। उसके बाद हिमालय तंत्र का वर्गीकरण देखें तो हिमालय मूल रूप से 3 वर्गों में विभाजित है। जैसे पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय है और तीसरा है पूर्वांचल पहाड़ियाँ। तो ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के बारे में देखें तो हिमालय के उत्तरी भाग में वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित 3 पर्वत श्रेणियों के समूह को ट्रांस हिमालय कहा जाता है और इनकी उत्पत्ति टैथिस के अवसादों से हिमालय के पूर्व हुई है और इसलिए इन श्रेणियों में सागरीय जीवाश्म प्राप्त होते हैं। और इसके के अंतर्गत उत्तर से दक्षिण क्रमिक रूप से 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, जैसे काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी देखें तो काराकोरम जो श्रेणी है ट्रांस हिमालय की उत्तरतम श्रेणी है, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची एवं विश्व की सबसे दूसरी चोटी है और इसे गॉडविन और स्टेन नाम से भी जाना जाता है। और इस श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो ग्रोसब्रूम है और इस श्रेणी में भारत सहित विश्व की कुछ महत्वपूर्ण हिमानी अवस्थिति भी है, जैसे कि नुब्रा घाटी में सियाचिन, उसके बाद हुंजा घाटी में हिस्पार है, सिंगार घाटी में बल्टेरी एवं बायोफो आदि हैं। और बतूरा ग्लेशियर के समीप से ही गिलगित नदी का उद्गम होता है और गिलगित एवं योक नदियाँ सिंधु की उत्तरी सहायिका है। और सियाचिन ध्रुवीय एवं उपध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर भारत सहित विश्व की सबसे बड़ी हिमानी है और यह वर्तमान में भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। और सियाचिन का शाब्दिक अर्थ होता है गुलाबों की वाटिका।
उसके बाद लद्दाख श्रेणी देखें तो लद्दाख श्रेणी में जैसे कि जो काराकोरम लद्दाख है, काराकोरम लद्दाख एवं जास्कर मध्य एशिया में पामीर ग्रंथि से निकलकर तिब्बत पठार की ओर जाती है और इसी की सर्वोच्च चोटी राखा पोशी है और यह श्रेणी तिब्बत पठार में कैलाश पर्वत के नाम से जानी जाती है। लद्दाख श्रेणी पर अवस्थित एकमात्र खारदुंगला है जिससे होकर सियाचिन को जाने वाला मार्ग गुजरता है और इस श्रेणी के आंतरिक भाग में अवस्थित पंगागसो यानी पेंगातसो का भी कहते हैं तिब्बत में, ये लवणीय जल की झील है और यह भारत एवं इसे चीन में पंगागसो को पंगात्सा भी कहते हैं और यह जो ये लवणीय झील है और यह भारत एवं चीन के मध्य विवादित एवं महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। लद्दाख श्रेणी के गिरिपाद में अवस्थित जो सामधारी से सर्वोत्तम गुणवत्ता का अखरोट उत्पादित यहाँ से होती है। और जास्कर श्रेणी देखें तो जास्कर श्रेणी में जैसे कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के दक्षिणतम श्रेणी है जो कि हिमालय के उच्च वलन के कारण महान हिमालय से लगभग संयुक्त हो चुकी है और इसकी सर्वोच्च चोटियाँ कारगिल एवं द्रास है और द्रास है और द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थल है जिसे कोल्ड डिजास्टर यानी शीत मरुस्थल भी कहा जाता है जो लद्दाख में मिलती है। इससे के गिरिपादीय क्षेत्र पर लद्दाख पठार की राजधानी लेह अवस्थित है जो बौद्ध एवं मुस्लिम संस्कृति का यह पठार मुख्य रूप से पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है और इस पठार पर अवस्थित सौ मेरारी झील जो मीठे पानी की झील है वहाँ अवस्थित है और जिसे आर्द्र भूमि में सम्मिलित भी कर लिया गया है और इस पठार में पूघा घाटी है और भूतापीय ऊर्जा उत्पादन के लिए ये जानी जाती है और पठार के पूर्ववर्तीय भाग अक्साइन चीन कहलाता है और उसके बाद जो कि वर्तमान चीन के अधिकार क्षेत्र में है और यहाँ भारत एवं चीन के मध्य LAC की अवस्थिति है। उसके बाद जो यह पठार हिमाचल प्रदेश से लेह मनाली राजमार्ग जो राजमार्ग है जिससे गारालाचा से गुजरात तक जाती है तो यह पठार हिमाचल प्रदेश से लेह मनाली राजमार्ग तथा कश्मीर घाटी से लेह श्रीनगर राजमार्ग से होकर गुजरती है। जो जिला दरे से गुजरात जो जिला दरे हैं वहाँ से गुजरती है और जो ये हिमाचल प्रदेश से जो लेह मनाली तक राजमार्ग है वह दारालाचा है वहाँ से होकर गुजरती है और उसके बाद लेह से श्रीनगर जो कश्मीर घाटी से लेह से श्रीनगर तक जाती है वो जो जिला दरे से होकर गुजरती है। अब थोड़ा हिमालय के विस्तार से देखें तो हिमालय के बारे में जैसे कि टर्शियक कालखंड में उत्पन्न हुआ अब 3 क्रमिक वलित पर्वत श्रेणियों का समूह जैसे बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। जैसे टर्शियक हिमालय जो है टर्शियक कालखंड में इसकी उत्पत्ति हुई है। 3 क्रमिक वलित पर्वत श्रेणियों का ये समूह है। ये 3 वलित पर्वत श्रेणियां के समूह जैसे पहला का नाम है बृहद हिमालय, दूसरा का मध्य हिमालय, तीसरा का शिवालिक। बृहद हिमालय के बारे में देखें तो बृहद हिमालय जो है नंगा पर्वत से नमचा बरवा के मध्य तक सतत श्रेणी के रूप में उपस्थित है जिसकी ऊंचाई 6100 मीटर की है और संसार की सर्वोच्च चोटियों से युक्त है जैसे कि एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि। इस श्रेणी को केवल कुछ ही दरों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है जैसे कि जो जिला से, छिपकिला से और माथुला आदि से किया जा सकता है। महान या बृहद हिमालय में गंगोत्री है, यमुनोत्री महान जो या बृहद जो हिमालय है वहाँ पर गंगोत्री, यमुनोत्री, जेमू जैसी हिमानी अवस्थित हैं और जिनसे भारतीय मैदानी नदियों का उद्गम होता है और यह श्रेणी अपनी उत्तरी भाग में अवस्थित तिब्बत पठार से इंडस ट्रांसगो स्ट्रक्चर जोन यानी ITSZ एवं मध्य हिमालय श्रेणी से MCT द्वारा पृथक है और यह दोनों व्युत्क्रम भ्रंश घाटियाँ हैं। और उसके बाद बृहद हिमालय को हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है।
उसके बाद मध्य हिमालय आता है, तो मध्य हिमालय में जैसे इसे लघु हिमालय या हिमांचल भी कहा जाता है, जिससे कि औसत ऊंचाई है 41 से 45 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। यह श्रेणी पश्चिम से पूर्व की ओर विखंडित पहाड़ियों के समूह के रूप में प्राप्त होती है, जैसे कि पिंड पंजाल, ढोलाधर और नागतिब्बा। उसके बाद कुमायूं हो गए, महाभारत और दार्जिलिंग, डफला, मीरी, अबोर और मिसमिस है। और संघनन वनस्पतियों आच्छादित हैं और यह श्रेणी विभिन्न हिल स्टेशन से युक्त है, जैसे कि पटलीटोप हो गए, धर्मशाला, शिमला, अल्मोड़ा, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि। इस श्रेणी में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान भी हैं और वन्य जीव अभयारण्य भी अवस्थित हैं यहाँ पे। उसके बाद यह श्रेणी बृहद हिमालय से MCT एवं शिवालिक हिमालय से MBF भ्रंश घाटियों द्वारा पृथक किया गया है। और उसके बाद शिवालिक श्रेणी आता है। शिवालिक श्रेणी में जैसे इसे शिवालिक श्रेणी को इसे बृहद हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी को इसे इसे बाह्य हिमालय कहा जाता है। जो शिवालिक है उसे बाह्य हिमालय कहा जाता है, यानी आउटर हिमालय भी कहा जाता है। और इसकी उत्पत्ति बृहद एवं मध्य हिमालय के अवसादों के वलन से हुई है और जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर की औसत ऊंचाई पाई जाती है। यह श्रेणी भी विखंडित पहाड़ियों का समूह है, जिसे पंजाब मैदान के समीप डुंडवा एवं चूड़ पहाड़ी, बिहार के समीप सोमेश्वर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और दार्जिलिंग पहाड़ियों के समीप यह मध्य हिमालय से पूर्वी हिमालय के उच्च वलन के कारण संयुक्त हो गई है। और इसकी आकृति शुकर पृष्ठ यानी हॉग वैक की भांति गोलीय है और सघन वन आच्छादित यह श्रेणी भी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों में जंतुओं की प्रचुरता से युक्त है। और इसलिए राजाजी नेशनल पार्क, जल्दा पारा नेशनल पार्क आदि की अवस्थिति यहाँ पर पाई जाती है। और यह मध्य हिमालय मध्य हिमालय यानी MVF यानी मेन बॉर्डरी फोल्ट तथा सिंधु गंगा मैदान से HFF यानी हिमालय फ्रंटल फोल्ट है। और उसके बाद यहाँ 2 बाउंड्री बनी हुई है। और उसके बाद हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखें तो नदी गर्तों के आधार पर हिमालय को मुख्य रूप से निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित भी किया गया है, जैसे कि पंजाब हिमालय सिंधु से लेकर सतलज के मध्य तक है। उसके बाद कुमाऊं हिमालय ये सतलज से महाकाली तक अवस्थित है। नेपाल हिमालय यह महाकाली से तीस्ता तक अवस्थित है। और असम हिमालय तीस्ता से दिहांग नदी तक और पूर्वांचल हिमालय दिहांग नदी से कालादान नदी तक अवस्थित है। उसके बाद पंजाब हिमालय देखें तो पंजाब हिमालय में जैसे कि विस्तार से पंजाब हिमालय देखें तो हिमालय के इस भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत हिमालय के इस भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के हिमालय के इस भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय श्रेणी क्षेत्र आते हैं। और कश्मीर में महान हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है। और भारत का स्वर्ग नाम से मशहूर यह घाटी हिमानी एवं नदियों के जलोढ़ के निक्षेप से निर्मित है। और यहाँ प्राप्त विशिष्ट प्रकार की काली मिट्टी को केरवा कहा जाता है। और यह मृदा जो है सेव, अखरोट, नाशपाती एवं केसर उत्पादन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण भी है। और इस घाटी में अपवाहित प्रमुख नदियां झेलम नदी है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन पुलवामा जिले की पैमपोर तहसील से किया जाता है। और इस घाटी में अवस्थित बुलर झील, डल झील, शालीमार बाग और श्रीनगर आदि पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्र भी है। और यहाँ की अर्थव्यवस्था फलों के निर्यात के साथ साथ पर्यटन एवं ऊनी कपड़ों के निर्यात पर भी आधारित है। और यह उसके बाद डल हिमानी झील है, जबकि यहाँ डल हिमानी झील है, जबकि बुलर गोकुल झील है। उसके बाद डल झील में
शिकारों की सैर एवं चार चिनार द्वीप आदि की सैर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। और इस झील में निवास करने वाले जनजाति हौजी हैं और यहाँ निवास करते हैं, हौजी हैं जिसे जिप्सी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद पीर पंजाल एवं महान हिमालय के ढाल प्रदेशों से प्राप्त होने वाली पीर पंजाल और महान हिमालय के ढाल प्रदेशों से प्राप्त होने वाली अल्पाइन घास यानी जिसे मर्ग भी कहा जाता है, तो अल्पाइन घास जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि, यह मर्ग प्रदेश पर्यटन के साथ साथ मौसमी स्थानांतरशील चलवासी पशुचरण के लिए भी जाने जाते हैं। और यह कार्य गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति द्वारा पश्मीना किया जाता है। और ये पश्मीना बकरी एवं भेड़ों के झुंड के साथ ये जल निवास भी करते हैं। यह मर्ग प्रदेश हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में प्यार एवं बुग्याल कहलाते हैं। और श्रीनगर लेह से जोजिला दर्रे द्वारा गिलगिट बल्टिस्तान से बुर्जिला दर्रों द्वारा जम्मू से बनिहाल दर्रों द्वारा एवं उसके बाद मुजफ्फरबाद से पीर पंजाल दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है। और बनिहाल दर्रे में भी प्रसिद्ध जवाहर सुरंग अवस्थित भी है। और इस घाटी में उत्पादित किए जाने वाला चावल साली आदि कहलाते हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में ढोलाधर श्रेणी पर धर्मशाला, डलहौजी तथा जो हिमाचल प्रदेश में ढोलाधर श्रेणी में धर्मशाला है, डलहौजी तथा शिमला जैसे हिल स्टेशन अवस्थित भी है। ढोलाधर एवं बृहद हिमालय के मध्य कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, उसके बाद किन्नौर घाटियाँ अवस्थित हैं। और कुल्लू, मनाली तथा किन्नौर पर्यटन के साथ साथ सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और किन्नौर में सर्वोत्तम गुणवत्ता का सेब उत्पादित होते हैं। और कुल्लू भारत की सबसे बड़ी सेब मंडी है। कुल्लू एवं मनाली ब्यास नदी तट पर अवस्थित है। मनाली रोहतांग दर्रों द्वारा लाहौल स्पीति जिले से जुड़ा हुआ है। और लाहौल स्पीति जिले में अवस्थित बारालाचा दर्रे से होकर ही दुनिया के सबसे ऊंचा जो राजमार्ग है गुजरात है। और इस राजमार्ग का निर्माण BRO द्वारा किया गया है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। इस राजमार्ग को लेह मनाली के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश तथा तिब्बत सीमा पर अवस्थित सिपकिला से होकर तिब्बत पठार से अवस्थित कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील को जोड़ने वाली मार्ग गुजरात है। और इस दर्रे से ही सतलज नदी तिब्बत पठार से भारत में प्रवेश करती है। फिर एक बार विस्तार से देखें तो हमने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में देखा कि कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के हिसाब से भी देखा। उसके बाद कैसे जो कि प्लेट जो थे यूरेशियाई प्लेट थे, कैसे उसके वलन से कैसे हिमालय का उत्पत्ति हुआ था उसके बारे में भी देखा था। जैसे कि उसके बाद हिमालय के उच्चवाचीय अभिलक्षण के बारे में भी देखा था। और इसके हम उत्तरी पर्वत समूह तंत्र के बारे में देखें, भारत के विशाल मैदान, इन सब के बारे में देखना है। तभी हमने भारत के भौतिक विन्यास में हमने सबसे पहले उत्तरी पर्वत समूह तंत्र के बारे में इसकी विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे भारत की उत्पत्ति हुई है, कैसे क्रेटियस कालखंड में भारतीय प्रायद्वीप में गोंडवाना लैंड से विखंडित होकर और उत्तर पूर्वी दिशा में संचरित होने लगा। और आज से 72 वर्ष पूर्व माने 72 वर्ष पहले प्रायद्वीप का उत्तरी पश्चिमी किनारा यूरेशियाई प्लेट के नीचे छेपित हुआ। और छेपन से ही टैथिस के अवसादों के वलन से सर्वप्रथम टैथियन हिमालय तंत्र और नागा पर्वत और पोटवार पठार की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद हम देख रहे थे कि हिमालय तंत्र का वर्गीकरण। हिमालय तंत्र के वर्गीकरण 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसके ट्रांस हिमालय
जिसे पार हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद हिमालय, उसके बाद पूर्वांचल हिमालय। तब सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय देखा। ट्रांस हिमालय यानी पर्वत हिमालय। इसमें हमने देखा कि हिमालय के उत्तरी भाग में वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित 3 पर्वत श्रेणियों का समूह है, जिसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। मैंने इन 3 जो उत्तरी भाग में, इस ट्रांस हिमालय जो हिमालय के उत्तरी भाग है, ये उत्तरी भाग में अवस्थित 3 पर्वत श्रेणियों के समूह अवस्थित है, जिसे ही हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। और इनकी उत्पत्ति टैथिस के अवसाद से कहा जाता है कि टैथिस का अवसाद से हिमालय के पूर्व हुई थी। मैंने टैथिस का अवसाद से ही हिमालय के पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इन श्रेणियों में सागरीय जीवाश्म की प्राप्ति होती है माना जाता है। और इसके अंतर्गत उत्तर से दक्षिण क्रमिक रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित ही किया गया है ट्रांस हिमालय में, जैसे कोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। कोरम श्रेणी में देखा कि ट्रांस हिमालय के उत्तरतम श्रेणी, जिसकी सबसे उत्तर वाली श्रेणी, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की सबसे दूसरी चोटी है ये, और उसे गॉडविन और स्टीन नाम से भी जाना जाता है। और इस श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी ग्रोसब्रूम है। और इस श्रेणी में भारत सहित विश्व की कुछ महत्वपूर्ण हिमानियाँ भी अवस्थित है, जैसे कि नुब्रा घाटी में सियाचिन है, हुंजा घाटी में हिस्पार है और श्रृंगार घाटी में बल्टेरी एवं बायोफू आदि है। उसके बाद बतुरा ग्लेशियर के समीप से ही गिलगित नदी का उद्गम भी होता है और गिलगित एवं निशयूक नदियाँ सिंधु की उत्तरी सहायक नदियाँ भी हैं। और सियाचिन ध्रुवीय एवं उपध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर भारत सहित विश्व की सबसे बड़ी हिमानी है ये, और यह वर्तमान में भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित है और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी माना जाता है। सियाचिन का शाब्दिक अर्थ होता है गुलाबों का वाटिका। उसके बाद हमने इसी में ट्रांस हिमालय में यानी पार हिमालय में इसके लद्दाख श्रेणी देख रहे थे। लद्दाख श्रेणी में जैसे काराकोरम लद्दाख एवं जास्कर के मध्य एशिया में पामीर ग्रंथि से निकलकर तिब्बत पठार की ओर जाती है और इसकी सर्वोच्च चोटी राखा पोशी है। और यह श्रेणी तिब्बत पठार में कैलाश पठार के नाम से भी जानी जाती है। जो राखा पोशी है, यह तिब्बत पठार में कैलाश पर्वत के नाम से जानी जाती है। और लद्दाख श्रेणी पर अवस्थित एकमात्र खारदुमला है जिससे होकर सियाचिन को जाने वाला मार्ग गुजरता है। और इस श्रेणी में आंतरिक भाग में जो अवस्थित है उसका नाम है पंगांगशो, जिसे चीन में पंगोत्सा कहते हैं। और ये लवणीय जल की झील है और यह भारत एवं चीन के मध्य विवादित है और एक पर्यटन के रूप से महत्वपूर्ण स्थल है। और लद्दाख श्रेणी के गिरपाद में अवस्थित जो शाम घाटी है, वहाँ से सर्वोत्तम गुणवत्ता का अखरोट प्राप्त होती है। उसके बाद जास्कर श्रेणी देख रहे थे ट्रांस हिमालय में ही जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी में जैसे ट्रांस हिमालय के दक्षिणतम जो सबसे दक्षिण है, दक्षिणतम श्रेणी जो कि हिमालय के उच्च वलन के कारण महान हिमालय के लगभग संयुक्त होकर गुजरती है। और इसकी सर्वोच्च चोटियाँ कारगिल एवं द्रास है। इसके सर्वोच्च चोटियाँ द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थल है, जिसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, यानी शीत मरुस्थल भी इसे कहा जाता है। और इसके गिरिपादीय क्षेत्र पर लद्दाख पठार की इसके जो गिरिपादीय क्षेत्र है उस पर लद्दाख पठार की राजधानी लेह अवस्थित है। और बौद्ध एवं मुस्लिम संस्कृतियों का यह पठार मुख्य रूप से पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। और इस पठार का अवस्थित ही सोमेरारी झील है। इस पठार पर जो अवस्थित एक झील है जिसका नाम सोमेरारी झील है और यह मीठे पानी का झील है जिसे आर्द्र भूमि में सम्मिलित कर लिया गया है। और इस पठार में पूघा घाटी भी है। ये भूतापीय ऊर्जा उत्पादन के लिए जानी जाती है पूघा घाटी। और पठार की उत्तर पूर्वी भाग, पठार की जो उत्तर पूर्वी जो भाग है वहाँ अक्साई चीन, उसे उत्तर पूर्वी भाग वो अक्साई चीन कहा जाता है, जो कि वर्तमान चीन के अधिकार क्षेत्र में है। और यहाँ भारत एवं चीन के मध्य LAC के अवस्थिति भी है।
और यह पठार हिमाचल प्रदेश से लेह मनाली राजमार्ग, ये जो लेह हिमाचल प्रदेश से लेह मनाली राजमार्ग होकर गुजरती है, ये दारा लाचा दरा से होकर गुजरती है, तथा कश्मीर घाटी से लेकर लूह श्रीनगर से जो राजमार्ग होती है, ये जो जिला दरे से होकर गुजरती है। उसके बाद हम ट्रांस हिमालय के पूरा विस्तार से देख लिए थे। उसके बाद हम देख रहे थे हिमालय के बारे में। हिमालय के बारे में थोड़ा विस्तार से देख रहे थे, जैसे कि हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, कालखंड के बारे में देखें तो ये टार्शियरिक जो कालखंड है उसमें माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति हुई थी। और टार्शियरिक कालखंड में उत्पन्न 3 अनुक्रमिक वलित पर्वत श्रेणियों का समूह कहा जाता है। किसके 3 पर्वत श्रेणियों का समूह है, और जैसे कि बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो बृहद हिमालय में हमने देखा था कि नागा पर्वत से जो नामचा बरवा है उसके मध्य एक सतत श्रेणी के रूप में अवस्थित है ये बृहद हिमालय, जिसकी ऊंचाई 6100 यानी 6100 मीटर है और संसार की सर्वोत्तम चोटियों से ये युक्त है, जैसे कि एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि। और इस श्रेणी को केवल कुछ ही दरों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है, जैसे कि जोजिला से चिपकिला, मथुला, ये सब दरें हैं, यहाँ से ही पार किए जा सकते हैं। महान यह जो बृहद हिमालय है इसमें गंगोत्री, जमुनोत्री, जेमू जैसी हिमानियाँ अवस्थित है, और जिसमें भारतीय मैदानी नदियों का उद्गम भी होता है। और यह श्रेणी अपने उत्तरी भाग में अवस्थित तिब्बत पठार से, इसके उत्तरी भाग में तिब्बत पठार अवस्थित है। तो तिब्बत पठार से इंडस, ट्रांसपोगो सुटेचुरी जोन यानी ITSZ एवं मध्य हिमालय श्रेणी में मेन सेंट्रल ट्रस्ट यानी MCT द्वारा पृथक होते हैं, और यह दोनों व्युत्क्रम भ्रंश घाटियां ही हैं। और बृहद हिमालय को हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद मध्य हिमालय आता है। मध्य हिमालय में इसे लघु हिमालय एवं हिमांचल भी कहा जाता है। जो मध्य हिमालय है इसे लघु हिमालय कहा जाता है या इसे हिमांचल भी कहा जाता है, जिसकी कि औसत चौड़ाई 41 से 45 मीटर है। और यह श्रेणी पश्चिम से पूर्व की ओर विखंडित पहाड़ियों के समूह के रूप में प्राप्त होती है, जैसे कि पिंड पंजाल हो गए, धौलाधर, नागटिब्बा, कुमाऊं, महाभारत, दार्जिलिंग, डफला, मिरी, अबोर एवं मिसमिस है। और संघनन वनस्पतियां आच्छादित है। यह श्रेणी विभिन्न हिल स्टेशन से युक्त भी है, जैसे कि पट्टी टोप हो गए, धर्मशाला, शिमला, अल्मोड़ा, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये सब हिल स्टेशन हैं आदि। इस श्रेणी में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान भी है, जैसे कि वन्यजीव अभयारण्य भी यहाँ पर अवस्थित हैं मध्य हिमालय में। और यह श्रेणी बृहद हिमालय से MCT एवं शिवालिक श्रेणी से MBF भ्रंश घाटियों द्वारा पृथक किया गया है। उसके बाद जो MBF है इसे मेन बॉर्डरी फोल्ड भी कहा जाता है। उसके बाद ये मेन बॉर्डरी फोल्ड है MBC, ये भ्रंश घाटियों से ये पृथक हुआ है। उसके बाद शिवालिक आता है। शिवालिक जो है इसे आउटर हिमालय यानी बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति बृहद एवं मध्य हिमालय के अवसाद वलन से हुई है। और 900 से 1200 मीटर की औसत ऊंचाई वाली यह श्रेणी भी विखंडित पहाड़ियों का समूह है, जिसे पंजाब मैदान के समीप डुंडवा एवं चूड़ पहाड़ी है, और बिहार के समीप सोमेश्वर पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। और दार्जिलिंग पहाड़ियों के समीप यह मध्य हिमालय के नाम से जानी जाती है। जो शिवालिक है यह विखंडित पहाड़ियों का समूह है, जिसे पंजाब मैदान के जो समीप प्राप्त होती है शिवालिक, उसे डुंडवा एवं चूड़ पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। जो बिहार के समीप प्राप्त होती है इसे सोमेश्वर पहाड़ी के नाम से जाने जाते हैं शिवालिक पहाड़ी को। और जो दार्जिलिंग पहाड़ी के समीप प्राप्त होती है इसे वहाँ मध्य हिमालय से पूर्वी हिमालय के उच्च ये दार्जिलिंग हिमालय के समीप भी पाई जाती है। और यह मध्य हिमालय से पूर्वी हिमालय के उच्च वलन के कारण संयुक्त हो गई है। और उच्च वलन के हिमालय कारण जो मध्य हिमालय है पूर्वी हिमालय से संयुक्त हो गई है, और इसकी आकृति शुकर पृष्ठ यानी हॉग वैक के भांति गोलीय हैं और सघन वन आच्छादित हैं। यह श्रेणी भी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों में जंतुओं की प्रचुरता से युक्त है, और इसलिए राजाजी नेशनल पार्क यहाँ पर अवस्थित है। और
जलदापारा नेशनल पार्क आदि भी यहाँ पर अवस्थित हैं। उसके बाद यह मध्य हिमालय MBF यानी मेन बॉर्डरी फोल्ट तथा सिंधु गंगा मैदान से HFF यानी हिमालय फ्रंटल फोल्ट से पृथक है। और उसके बाद हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी हुआ है। ये तो भौगोलिक विभाजन है, और लेकिन अब प्रादेशिक विभाजन देखें तो नदी गर्तों के आधार पर हिमालय को मुख्य रूप से निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित भी किया गया है। जैसे कि पंजाब हिमालय हो गए। पंजाब हिमालय जैसे कि ये सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य है। उसके कुमाऊं हिमालय ये सतलज से महाकाली नदी तक अवस्थित है। नेपाल हिमालय यह महाकाली से तीस्ता तक अवस्थित है। और असम हिमालय ये तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक अवस्थित है। पूर्वांचल हिमालय यह दिहांग नदी से कलादान तक अवस्थित है। आरोही क्रम में इसे देखें तो सबसे पहले नेपाल आता है। नेपाल से असम हिमालय, असम हिमालय से पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय से कुमाऊं हिमालय आता है। उसके बाद पंजाब हिमालय देखिए। पंजाब हिमालय के इस भौगोलिक पंजाब हिमालय जो है हिमालय के इस भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में आता है। जो पंजाब हिमालय है तो ये हिमालय के भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत ही कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में ही आते हैं। और कश्मीर में महान हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य जो कश्मीर घाटी है वहाँ अवस्थित है। और भारत का स्वर्ग कहा जाता है। इस नाम से भी मशहूर यह घाटी है। हिमानी एवं नदियों के जलोद के निक्षेप से निर्मित है। और यहाँ पर विशिष्ट प्रकार की काली मिट्टी प्राप्त होती है, जिससे इस काली मिट्टी को केरवा कहा जाता है। और यह मृदा सेब, अखरोट, नाशपाती एवं केसर उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस घाटी में अपवाहित प्रमुख नदियाँ जो हैं वो झेलम नदी है। और केसर का सर्वाधिक उत्पादन पुलवामा जिले की जो पैमपोर तहसील से किया। जो पुलवामा जिले के एक जो गांव है पैमपोर है यहाँ से प्राप्त किया जाता है। और इस घाटी में अवस्थित बुलर झील है, डल झील, उसके बाद शालीमार बाग, श्रीनगर आदि पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। जो डल झील, बुलर झील, शालीमार बाग, श्रीनगर ये पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और यह अर्थव्यवस्था के लिए भी फलों के निर्यात के साथ साथ पर्यटन और उन्हीं वस्तुओं के निर्यात के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। उसके बाद यहाँ उन्हीं कपड़ों का निर्यात भी होता है यहाँ पर। उसके बाद डल हिमानी झील है। जो डल हिमानी झील है, जबकि बुलर झील जो डल है वो हिमानी झील है, जबकि बुलर गोकुल झील है। और डल झील में शिकारे की सैर एवं चार चिनार द्वीप आदि की सैर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। और इस झील में निवास करने वाले जनजाति हौजी जनजाति हैं जो यहाँ निवास करते हैं, जिसे जिप्सी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, हौजी जनजाति को। और पीर पंजाल एवं महान हिमालय में के ढाल प्रदेशों में प्राप्त होने वाली अल्पाइन घास यानी मर्ग कहलाती है। जो अल्पाइन घास वो मर्ग कहलाती है, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि। यह मर्ग प्रदेश पर्यटन के साथ साथ मौसमी स्थानांतरशील जलवासी पशुचरण के लिए जाने जाते हैं। और यह कार्य गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियों द्वारा किए जाते हैं। और इनके द्वारा पश्मीना बकरी एवं भैरू के झुंड के साथ स्थानांतरण किए जाते हैं। जैसे ये जब गर्मी की मौसम होती है वहाँ पर तो ये पहाड़ी इलाके में रहते हैं। उसके बाद जब ठंडी की मौसम आती है तो अपने इन पश्मीना जो बकरी है उनके साथ फिर ये घाटियों में आ जाते हैं। उसके बाद यह मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में प्यार एवं बुग्याल कहलाते हैं। और श्रीनगर लेह से जो जिला दर्रे तक, श्रीनगर जो है लेह से जो जिला
दरे द्वारा श्रीनगर जो है लेह से जो जिला दरे द्वारा गिलगिट बाल्टिस्तान से बुर्जिला दरे द्वारा और जम्मू से बनिहाल दरे द्वारा और मुजफ्फराबाद से पीर पंजाल दरे द्वारा जुड़ा हुआ है श्रीनगर। और बनिहाल दरे में भी एक प्रसिद्ध जवाहर सुरंग अवस्थित है और इस घाटी में उत्पादित किए जाने वाला चावल नुस्राली कहलाता है। और हिमाचल प्रदेश में ढोलाधर श्रेणी पर धर्मशाला, डलहौजी तथा शिमला जैसे हिल स्टेशन भी अवस्थित हैं हिमाचल प्रदेश में। और ढोलाधर एवं बृहद हिमालय के मध्य कंगरा, कुल्लू, मनाली, किन्नौर घाटियाँ अवस्थित है। कुल्लू, मनाली तथा किन्नौर पर्यटन के साथ साथ सेब उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं और किन्नौर में सर्वोत्तम गुणवत्ता के साथ सेब उत्पादित भी किए जाते हैं। और कुल्लू मनाली के सबसे बड़ी सेब मंडी है। कुल्लू मनाली भारत की जो कुल्लू मनाली है भारत की सबसे बड़ी सेब मंडी है और कुल्लू एवं मनाली ब्यास नदी तट पर अवस्थित है। मनाली रोहतांग दर मनाली नहीं, सिर्फ जो कुल्लू है, कुल्लू भारत की सबसे बड़ी सेब मंडी है और कुल्लू एवं मनाली ब्यास नदी तट पर अवस्थित है। मनाली रोहतांग दर्रे द्वारा और लाहौल स्पीति जिले से जुड़ा हुआ है और लाहौल स्पीति जिले में अवस्थित जो बाराबच्चा दर्रे है, बाराबच्चे दर्रे से होकर ही दुनिया के सबसे ऊंचा राजमार्ग गुजरता है। इस राजमार्ग इनको लेह टू मनाली भी कहा जाता है। इस राजमार्ग का निर्माण BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश तथा तिब्बत सीमा पर अवस्थित सिपकिला से होकर तिब्बत पठार में अवस्थित कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील को जोड़ने वाला मार्ग गुजरता है और इस दर्रे से ही सतलज नदी तिब्बत पठार में भारत में प्रवेश करती है। और महान या बृहद हिमालय में अवस्थित अमरनाथ गुफा भारत की जो अमरनाथ गुफा है जो महान या बृहद हिमालय में ही अवस्थित अमरनाथ गुफा है और भारत की सबसे बड़ी चूना पत्थरीय गुफा है जहां प्राप्त प्रसिद्ध शिवलिंग जो है जो शिवलिंग प्राप्त होते हैं अमरनाथ में बर्फों से वे उससे जो ये चूना पत्थर से जो गुफा है चूना पत्थर से निर्मित है। यहाँ पर प्रसिद्ध शिवलिंग स्टेलेक्टाइट का उदाहरण कहा जाता है। उसके बाद कुमाऊं हिमालय आता है तो कुमाऊं हिमालय यह हिमालय का सबसे छोटा प्रदेश है। हिमालय की गोद में बसा हुआ यह प्रदेश देवभूमि या पंच प्रयागों की भूमि कहलाता है और हिमालय की इस श्रेणी में नंदा देवी, त्रिशूल, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसी पर्वत चोटियां अवस्थित हैं। यहाँ पर नंदा देवी सर्वोच्च चोटी है। यह एक प्रसिद्ध बायोस्फीयर रिजर्व भी है और इसके समीप अवस्थित फूलों की एक घाटी विश्व धरोहर सूची में शामिल है और ये पर्यटन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण एवं ट्रेकिंग स्थल भी है। जो कुमाऊं हिमालय है यह हिमालय का सबसे छोटा प्रदेश है और हिमालय के गोद में बसा हुआ है कहा जाता है और इस जो ये प्रदेश है देवभूमि या पंच प्रयाग के कहा जाता है कि जो ये कुमाऊं है हिमालय है ये देवभूमि या पंच प्रयाग के भूमि कहलाते हैं। जैसे कि जो यहाँ से जो गंगा नदी निकलती है तीसरे को यहाँ पर है जैसे कि गोमुख हो गया, गोमुख से उसके बाद गंगा नदी गोमुख से निकलती है कहा जाता है। गोमुख से फिर भिलंगना आके मिलती है, इसमें भागीरथी नदी यहाँ से निकलती है, भागीरथी नदी ही में से भिलंगना मिलती है। फिर उसके बाद विष्णु गंगा आती है, विष्णु गंगा फिर ढोली गंगा से मिलती है, विष्णु प्रयाग बनता है। उसके बाद ये विष्णु प्रयाग में निकल कर आता है तो उसके बाद नंदाकिनी गंगा मिलती है, यहाँ नंद प्रयाग बनता है। उसके बाद पिंडारी गंगा मिलती है तो यहाँ कर्ण प्रयाग बनता है। उसके बाद जब मंदाकिनी मिलती है तो यहाँ पर कृद्ध प्रयाग बनता है और जब जो भागीरथी और जो ये मंदाकिनी मिलकर जो कंद प्रयाग बना हुआ है जब ये दोनों मिलते हैं तो देव प्रयाग बनते हैं। उसके बाद गंगा होती है, गंगा कहलाती है।
तो यहाँ हिमालय की इस श्रेणी में नंदा देवी, त्रिशूला, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे पर्वत चोटियाँ अवस्थित हैं। और यहाँ पर नंदा देवी सर्वोच्च चोटी है और यहाँ एक प्रसिद्ध बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और इसके समीप अवस्थित फूलों की घाटी है जो विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया है। ये जो धरोहर है पर्यटन एवं ट्रेकिंग स्थल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद उत्तराखंड में अल्मोड़ा, रानीखेत तथा रामगढ़ जैसे हिल स्टेशन भी है जहाँ, तथा नैनीताल, भीमताल जैसे हिमालय झील भी है यहाँ पर। और यहाँ पर मध्य हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य उपस्थित घाटी क्षेत्र में नदियों के झीलीय निक्षेप से दून मैदान का निर्माण भी हुआ है, जैसे कि देहरादून, पाटली दून, कोठारी दून यहाँ आदि हैं। और यह दून जो मैदान है उत्तरी बंगाल में दुआर यानी जो जिसे गाजिल पहाड़ी के समीप भी है, ये बंगाल में दुआर नाम से जाना जाता है। और यह दून मैदान बासमती चावल के उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेपाल हिमालय आते हैं। तो नेपाल हिमालय में यह हिमालय का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। यहाँ महान हिमालय पर एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लुहत्से और धौलागिरी, अन्नपूर्णा जैसी चोटियाँ अवस्थित हैं। और इन चोटियों के समीप अवस्थित हिमालयों से रामगंगा नदी है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, महानंदा जैसी नदियों का उद्गम भी होता है। और मध्य हिमालय यहाँ पर महाभारत श्रेणी के नाम से जानी जाती है। जो मध्य हिमालय है यहाँ पर महाभारत श्रेणी के नाम से जानी जाती है। और महाभारत एवं बृहद हिमालय के मध्य महाभारत और बृहद हिमालय के मध्य हिमालय की सबसे बड़ी अंतरा पर्वतीय घाटी जिसे कामांडू घाटी अवस्थित है। यहाँ जहाँ कामांडू के अलावा पोखरा जैसी महत्वपूर्ण नगर अवस्थित भी है। और इस घाटी का जल बागमती नदी द्वारा अपवहित होता है। और यह गिरिपादीय क्षेत्र में भरतपुर, जनकपुर तथा विराटनगर जैसे नगरों का अवस्थिति भी है। उसके बाद असम हिमालय आता है। इस असम हिमालय में जैसे कि हिमालय का यह दूसरा बड़ा भौगोलिक प्रदेश है जिसका विस्तार सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। और सिक्किम और पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले संयुक्त रूप से गोरखालैंड कहलाते हैं। और यह संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ यह बंगाल के चिकने नेक से संलग्न होने के कारण और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद इस भौगोलिक प्रदेश में नेपाल सीमा पर भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा अवस्थित है, जिसे के समीप प्राप्त होने वाले जेमो हिमनद है जिसे जेमो ग्लेशियर कहा जाता है और पूर्ववर्ती भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। और यहाँ सिक्किम और तिब्बत सीमा जो चुम्बी घाटी है पर 3 महत्वपूर्ण दरें हैं, नकुला, नाथुला और जलेपरा अवस्थित हैं, जिसमें से नाथुला से होकर भारत एवं चीन के मध्य का सिल्क रूट भी गुजरता है। और इन भौगोलिक प्रदेश की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार है चाय, लकड़ी एवं पर्यटन, जिसे और उसके बाद वर्तमान में दार्जिलिंग पहाड़ियों में गिलनाइट प्रकार की कोयले भी प्राप्त होती हैं। और इस पर्वतीय क्षेत्र में गिरिपाद में जल्दापारा नेशनल पार्क अवस्थित है और जहाँ एक सिंह वाला गेंडा भी पाया जाता है। और भूटान हिमालय के गोद में बसा हुआ एक पर्वतीय प्रदेश भी है और जहाँ पर्यटन जल विद्युत उत्पादन के साथ साथ उन्हीं वस्त्रों का भी निर्माण होता है। और यह व्यापार अर्थव्यवस्था के मुख्य स्रोत भी है। भूटान के मुख्य नगर थिम्पू है, पारो और जुनाखा है। जेमो हिमनद से होकर लेकर भूटान तक पर्वतीय क्षेत्रों से क्रमशः
तीस्ता, तोरसा, शंख, शोक, मानस जैसे नदियों का उद्गम होता है। यह तमाम नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी में जल विसर्जित करती है, जिनका अपवाह असम मैदान के बोरोलैंड क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। और मानस वन्यजीव अभयारण्य एक सिंह वाले गेंडे के संरक्षण के लिए जाना जाता है। जो मानस वन्यजीव अभयारण्य है वो एक सिंह वाले गेंडे के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ये कहाँ है? असम हिमालय के क्षेत्र में। और अरुणाचल प्रदेश एवं चीन के मध्य बृहद हिमालय के शीर्ष से गुजरने वाली मैकमोहन रेखा जो है या जो सीमा है इसके रूप में वह उपस्थित है, परंतु चीन इसका उल्लंघन करता है। बृहद हिमालय में उपस्थित बुमला दर्रा जो है तवांग नगर को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। और उसके बाद बोमबिला दर्रा तंबाक को ईटानगर से जोड़ता है। उसके बाद यंगपाला दर्रा जो है वो दिहांग नदी से जोड़ता है और भारत में हेयरपिन बैंड बनती हुई प्रवेश करती है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में मध्य तिब्बत एवं शिवालिक की संयुक्त श्रेणियाँ विखंडित पहाड़ियों के रूप में क्रमशः मिलती है, जैसे कि डफला, गिरी, अबोर, मिशमिश आदि नामों से ये जानी जाती है, जो विखंडित रूप में पाई जाती है। इसका नामकरण यहाँ निवास करने वाले जनजातियों का आधार पर ही कर दिया गया है। और यह मुलायम अवसादों से निर्मित सघन वन आच्छादित श्रेणियाँ नदियों द्वारा अपर्दित हैं, जैसे कि डफला एवं मीरी के मध्य कमला एवं कमांग है। और मीरी एवं अबोर के मध्य सुबनसिरी अबोर एवं मिसमिस है। मेरी एवं अबोर के मध्य सुबनसिरी है। उसके बाद अबोर एवं मिसमिस के मध्य दिहांग है। और इन पहाड़ियों के में रहने वाली जो जनजातियां हैं झुम कृषि करती है। और अरुणाचल प्रदेश एकमात्र जनजाति अपतानिक अस्थायी रूप से है जिसमें चावल की कृषि करती है, जहाँ मत्स्य पालन भी करती है। उसके बाद नमचा बरवा पर्वत के समीप हिमालय अक्ष संघीय वलय के सहारे दक्षिण की ओर मुड़ गया है, जिन्हें पूर्वांचल हिमालय भी कहा जाता है। जो नमचा बरवा के समीप जो हिमालय है वो अक्ष संघीय वलन के सहारे दक्षिण की ओर मुड़ गया है, जिसे पूर्वांचल पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो पूर्वांचल पहाड़ियों को देखें इसके बारे में, तो भारत एवं म्यांमार सीमा पर अवस्थित जो प्राकृतिक सीमांतर है, जिसके अंतर्गत उत्तर से दक्षिण क्रमशः पटकाई, बोम, नंगा, मणिपुरी एवं मिजोर पहाड़ियाँ आती हैं। इसका दक्षिणी विस्तार अराकनी पोमा के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक प्राप्त होती है। और पटकाई भूम श्रेणी पर अवस्थित जो पांगसाउ दर्रा है वहां से होकर भारत एवं म्यांमार को जोड़ने वाला लेडो रोड गुजरता है। और नंगा पहाड़ी पर अवस्थित नुसारामती चोटी पूर्वांचल पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी है। और नांगा पहाड़ी पर निवास करने वाली नागा जनजाति नरमुंडों का शिकार करती है, जिस पर सरकार ने प्रतिबंध भी लगा दिया है। और इम्फॉल घाटी पूर्वांचल पहाड़ी की सबसे बड़ी अंतरा पर्वतीय घाटी है, जहां अवस्थित लोकटक पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जो लोकटक जो झील है वो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। और यहाँ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लाव झाओ अवस्थित है। और यहाँ प्रसिद्ध फुमडी ई नाम घास पाई जाती है। और यह नेशनल पार्क दुर्लभ शंगाई प्रजाति के थमिस मृग के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद इन्फोल घाटी में अवस्थित मोहरेह नगर म्यांमार के तेजू नगर से तेजू दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है, जिससे होकर भारत एवं म्यांमार को जोड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की योजना है। और मिजो पहाड़ियाँ जहाँ निवास करने वाली जनजातियों के आधार पर कुकी एवं लुसाई के नाम से जानी जाती है, जिसकी सर्वोच्च चोटी नीली पहाड़ी है। और यहाँ निवास करने वाली जनजातियों का मुख्य आवास बांस का उत्पादन करना है एवं बांस से निर्मित सामग्रियों का उत्पादन एवं व्यापार करना होता है।
उसके बाद हिमालय का महत्व देखें, हिमालय का महत्व क्या है। तो जलवायु का महत्व सबसे पहले देखेंगे कि यह साइबेरिया से आने वाले ठंडी पवनों को रोक कर भारत को उष्णकटिबंधीय देश बनाए रखने में मदद करती है, जहां मानसून जलवायु प्राप्त होती है। और अवस्थिति के आधार पर भारत उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय देश है। उसके बाद फिर पारिस्थितिकीय महत्व इसके देखें हिमालय के, तो यह हिमालय में लगभग 10,000 से अधिक स्थानीय पादप एवं जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है, अर्थात यह उच्च जैव विविधता का क्षेत्र है। इसकी अधिकांश जनजातियां संकटापन्न दशा में पाई जा चुकी हैं, और इसलिए हिमालय एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉट स्पॉट भी है। और इसमें बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभयारण्य एवं सामुदायिक आरक्षित केंद्र यानी कंटिव रिजर्व आदि पाए जाते हैं। उसके बाद इसका आर्थिक महत्व देखें तो विभिन्न प्रकार के पादप यहाँ पाए जाते हैं। हिमालय वन्य उत्पादन प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न खनिजों के उत्खनन, कृषि, मत्स्यन, उद्योग कार्य, पशुपालन, उसके बाद रेशम कीट पालन, उसके बाद मधुमक्खी पालन का केंद्र भी है। और यहाँ यह भारत सहित विश्व के तमाम देशों के लिए पर्यटन के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसके सामरिक महत्व देखें तो यह भारत की उत्तरी सीमा पर प्राकृतिक सुरक्षा दीवार की भांति अवस्थित भी है, और वायु मार्ग को छोड़कर यह भारत को अभेद दुर्ग की भांति सुरक्षा प्रदान भी करता है। इसका धार्मिक महत्व तो हिमालय के विभिन्न श्रेणियों एवं चोटियों के समीप भारत के कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी अवस्थित हैं, जिसे जहाँ जैसे कि अमरनाथ हो गए, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब हो गए, तवांग एवं काठमांडू जैसे तीर्थ स्थल भी यहाँ प्राप्त होते हैं।